चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ध्यान देना, आप लोगों को ऑलरेडी क्लास 9th आप लोगों को ऑलरेडी पता है रे क्या होती है। रे यानी हिंदी में किरण क्या होती है, ठीक है। दूसरी रेखा क्या होती है यानी कि लाइन क्या होती है, और तीसरी लाइन सेगमेंट क्या होती है, ठीक है, यानी कि रेखा खंड क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, रे क्या होती है यानी किरण, इसमें लाइन रे जो होती है एक पॉइंट से शुरू होकर के दूसरे पॉइंट तक बढ़ती जाती है। ठीक, लाइन की बात करें तो बेटा ये दोनों डायरेक्शन में आपकी बढ़ती है, और रेखा खंड की बात करें, लाइन सेगमेंट की हम बात करें तो ये किसी लाइन को बीच से काट के हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक, यानी ये दोनों ही साइड बढ़ नहीं सकती है, तो ये क्या कही जाएगी, रेखाखंड कही जाएगी। इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेखा कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, किरण कहेंगे, यानी कि रे कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, अब हमें आगे ध्यान देना है एंगल्स के बारे में। लाइंस के बारे में इतनी चीजें हो गई, इसके आगे लाइंस कहां पर आएगी उसको हम लोग बाद में समझ लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग समझ ले रहे थोड़ा एंगल्स के बारे में। ठीक, आओ बैठो। ठीक है, एंगल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आवाज जगह हिलाना नहीं है, इसी साइड बैठो ज्यादा। ठीक, एंगल्स की बात करते हैं। एंगल यानी हिंदी में कोण। ठीक, ध्यान देना, जब दो रे एक ही पॉइंट से निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो घुमावदार डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग बेटा यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। किससे, थीटा से। ये ग्रीक लेटर है थीटा। ठीक है, तो ध्यान देना एंगल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका एक्यूट एंगल। क्या आता है, एक्यूट एंगल। इसमें जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री से छोटा होता है। जो थीटा है आपका, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका राइट एंगल। क्या आता है, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होगा, एंगल आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा। थीटा क्या होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अच्छा इनके नाम हिंदी में लिख देता हूं। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ठीक, राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, और ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, नहीं अधिक कोण की बात करें, तो ये 90 डिग्री से बड़ा होता है हमारा। यहां जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन ये 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आता है आपका स्ट्रेट एंगल। क्या था, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं हम लोग हिंदी में ऋजु कोण। ऋजु कोण, इसमें दो रे निकलती सेम पॉइंट से, बट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन निकलती हैं। तो ये एंगल 180 डिग्री का बनता है, यानी थीटा जब हमारा 180 का होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। फिफ्थ आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये बेसिकली यहां पर जो एंगल होगा हमारे पास थीटा, वो थीटा हमारा 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है आपका सिक्स्थ कंप्लीट एंगल, या फिर कह लो होल एंगल। कंप्लीट या होल एंगल, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, ये कोण हमारा क्या होगा, दो लाइनें एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी, जिनके बीच का जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो अगर एंगल हमारा 360 डिग्री का हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल।
ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ चीजें और देख लेते हैं इसी बेस पर। इसको नोट करना, नोट कर लेना, नहीं रफ कर देना। देखो नेक्स्ट, दो रेस के मिलने से कुछ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एंगल्स के टाइप, जैसे एक ही पॉइंट से अगर दो एंगल निकल गए, ठीक है, और दोनों एंगल इस तरह बन रहे हैं कि ये एक साइड को शेयर कर रहे हैं और उस पॉइंट को तो शेयर कर ही रहे हैं, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इनके कुछ टाइप्स हैं, तो इनके हम लोग नाम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे पहला आता है आपका एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल। दूसरा आता है आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और थर्ड आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे ये आपका कोई एक एंगल बना है, इसको एक नई रे आती है और यहीं से निकलती है, ये पॉइंट रहा ए बी सी, ठीक, ये पूरा एंगल हमारा एबीसी। ओ पॉइंट से एक नई रे निकलती है और इस एंगल को दो पार्ट में कट कर देती है, एक है ए और दूसरा है बी। तो जो एंगल ए एंड एंगल बी है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। इतनी बात क्लियर है? कंडीशन क्या है? इनके बीच में एक साइड कॉमन होनी चाहिए, मतलब कॉमन आर्म होनी चाहिए, वन कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पे सारे एंगल बन रहे हैं वो एक ही होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और दूसरा, ये दोनों एंगल ओवरलैप नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ओवरलैप करेंगे तो हमें दो एंगल ना दिख करके हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज, ये तीन कंडीशन फॉलो करेंगे तो ये दोनों क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल क्या कहेंगे? एडजेसेंट कहे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है कि जैसे दो एंगल है, एक एंगल है एक्स, दूसरा है वाई, ठीक। तो इन दोनों का अगर सम 90 डिग्री के इक्वल आ जा रहा है तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये इनमें एडजेसेंट एंगल ही बने, ये अलग अलग भी बन सकते हैं भाई। एक एंगल इधर एक्स बन रहा है तो दूसरा एंगल इधर कहीं इस तरीके बन रहा है वाई, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे? एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। एक्स वाई दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक। अच्छा, ध्यान देना, मैं हिंदी लिखना भूल गया। एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं? आसन्न कोण, ठीक। यानी अगर दोनों में एक कॉमन आर्म होगी यानी भुजा होगी और कॉमन पॉइंट होगा और ओवरलैप यानी एक दूसरे पर प्रत्यारोपित नहीं होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण और सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। तो सप्लीमेंट्री में क्या होगा? दो एंगल्स हैं आपके पास और इस बारी क्या होगा? इन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा वो हमारा 180 होना चाहिए। अगर 180 है तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। अगर इन दोनों का सम 180 नहीं है तो सप्लीमेंट्री नहीं, ठीक है। थर्ड टाइप इसी में आ जाता है एक, और ध्यान देना, जैसे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में दो अलग अलग एंगल्स का सम अगर आ रहा है 90, तब भी इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। वैसे इसमें भी है, ये एक एंगल है आपका ए और दूसरा एंगल ये हमारा इस तरीके से बन रहा है बी। तो ए और बी का अगर सम 180 आ रहा है तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सप्लीमेंट्री, यानी कि समपूरक कोण, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। उम्मीद करते हैं भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ चुके हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। फोर्थ टाइप आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक, यानी कि
रैखिक युग्म कोण। ठीक, रैखिक युग्म का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल बन रहे हैं। ठीक, दो ही एंगल है। अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तब तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों लीनियर पेयर हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक, इसका यूज हमारे साथ क्या कहते हैं इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आएगा, इस चीज को ध्यान देना है। दो एंगल हैं और उसको लिए ध्यान देना है क्या कि भाई एक स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, ये कंडीशन जरूरी, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हो और दो ही एंगल हो। ठीक है, तो ये आपका एंगल हो गया। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइन के बारे में। तो जनरली बेसिक चीजें हम लोगों ने लाइन के बारे में समझ ली है। एक तो समझ लिया है कि भाई लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। ठीक, अब दूसरी चीज समझना है हमको कि लाइन के बारे में समझना है क्या कि भाई लाइन कितने टाइप की होती है लाइन। ठीक, तो लाइन दो टाइप की होती है बेसिकली। एक जो एक दूसरे को कट करेंगी, जैसे दो लाइन की बात करते हैं भाई, लाइन दो ही टाइप की होंगी, एक जो एक दूसरे को कट करेंगी, दूसरी जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक, तो दो तरीके की होंगी, एक होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरा होगा आपका, लाइंस की बात कर रहे हैं, दूसरा होगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या कह लो पैरेलल लाइंस। क्या कह लो? पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं तो ये आपका कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर देगी, यानी कि ये इस तरीके से आपका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहीं पर भी कट करेंगे एक दूसरे को। और ध्यान देना, इंटरसेक्टिंग अगर लाइन है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, दो पॉइंट पे कट नहीं कर सकती है। ठीक है ना? लाइंस को क्या बोलेंगे? रेखा, रेखाएं। इंटरसेक्टिंग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और नॉन इंटरसेक्टिंग क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदित रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो दो टाइप की लाइन है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं कट कर रही हैं, या मान लेते हैं कि वो दोनों इन्फिनिटी पर जाकर कट करती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी हर जगह पर क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? और इंटरसेक्टिंग क्या होगी? कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को कट कर देंगे। अब इंटरसेक्टिंग को हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं। क्या? एक तो इंटरसेक्टिंग हो ही गई है, इसी इंटरसेक्टिंग में एक टाइप और निकल के आता है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत रेखाएं। क्या है? लंबवत रेखाएं, मतलब ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं या ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट तो कर रही हैं, काट तो रही हैं, लेकिन साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। यहां पर रैंडम कोई भी एंगल बन जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ध्यान देना, जो लाइंस होती है उसको लिखने का तरीका होता है या तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करो, और समांतर है यानी पैरेलल है तो लिख देंगे L पैरेलल टू M। ये डबल इस तरीके की लाइन को हम क्या पढ़ेंगे? पैरेलल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल, हिंदी में समांतर। ठीक, L समांतर है किसके? M के। ठीक है, और परपेंडिकुलर की बात करें तो जैसे एक लाइन का नाम दे दिया हमने L, दूसरे का नाम दे दिया M, ये हो गया L इज परपेंडिकुलर टू M, या फिर ये कह सकते हो M इज परपेंडिकुलर टू L। ठीक, L रेखा M पर लंबवत है, या कह सकते हो रेखा M रेखा L पर लंबवत है। दो तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, अब हम लोग पैरेलल लाइंस में ध्यान दे देते हैं। पैरेलल लाइंस में मान लेते हैं दो लाइन पैरेलल है, इनको कोई तीसरी लाइन आ रही है, तीसरी लाइन आ रही जो कि कट कर रही है कहीं से दो अलग अलग पॉइंट पर। ये लाइन अपने आप में पहली बात तो तिरछी लाइन है,
तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? तिर्यक रेखा। ठीक, और दूसरी चीज क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको क्या देंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल। ठीक, इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल। ठीक है, शायद हिंदी में हो सकता है नाम इसका गलत हो जाए, ध्यान देना आप लोग। तो ट्रांसवर्सल, अभी मेरे दिमाग में यही नाम याद आ रहा है। तो ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा इसको कहेंगे। ठीक है, अब ये तिर्यक रेखा जो है ये इनको अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब जो हमको ध्यान देना, अब हमको जो पढ़ना है वो क्या है? ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग पैरेलल लाइन वाली चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर बात करें तो एंगल और लाइन क्या पढ़ना है हमको? लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस के मिलने से कौन कौन से एंगल्स बनते हैं हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है कि यहाँ पर एक दूसरे कट कर रहे, देखो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, कुछ एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब एक्स जैसा स्ट्रक्चर बने तो आमने सामने के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी में कहें तो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहां पर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो जो आमने सामने वाला एंगल होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट को जब हम लोग लिखेंगे तो शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या लिखेंगे? V.O.A। ठीक, वो तो इसका नाम दे देते हैं 1 2। और यहां पर दो एंगल और बन रहे हैं, वो क्या है? A और B। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ठीक, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों दोनों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये एंगल बनता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन से। हालांकि जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इंटरसेक्टिंग लाइन की मदद से ही बनेंगे, बट ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले एंगल्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, नोट करना है तुम्हें? समझ में आ रहा है? हो गया, चलो। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस के बीच बनने वाले एंगल्स, जो कि एक ट्रांसवर्सल की हेल्प से बनेंगे। ठीक है, देखो ये दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, एक का नाम है A और B, दूसरी पैरेलल लाइन हमारे पास C D, और एक ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को P और Q पर कट कर रही है। ठीक है, यह कह लो M और N पर कट कर रही है, और इन दोनों पैरेलल, इस ट्रांसवर्सल का नाम है P और Q। ठीक है, अब देखो इसमें कुल मिलाकर कितने एंगल बनेंगे? ध्यान से देखा जाए टोटल 8 एंगल बनना है। एक तो एंगल ये बन रहा है हमारे पास M पॉइंट जहां पर है, ये वाला पॉइंट। एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है। तो 1 2 3 4, थोड़ा सा बड़ा कर दें तो 1 2 3 4, और ये पॉइंट रहा हमारे पास M पॉइंट है, और ये चौथा एंगल। इधर की बात करें तो भाई ये एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा? A B C D, ये 4 एंगल हमारे पास हो गए। इधर आ गया D N पॉइंट के पास। ठीक है, टोटल कितने एंगल हो गए? 4 ऊपर बन रहे हैं, 4 नीचे बन रहे हैं। टोटल कितने एंगल हो गए हमारे पास? 8 एंगल। ठीक, अब देखो इनकी बात करते हैं। तो ये जो ट्रांसवर्सल है PQ क्या है हमारे पास? इसमें जो PQ है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक, अच्छा लाइन लिखने का एक तरीका और थोड़ा ध्यान देना। जैसे अगर हमको लाइन AB है, ठीक है ना,
तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, या तो इसको किसी स्मॉल लेटर से डिनोट कर दो जैसे एम, एल, इसके बारे में लिखना क्या लिख सकते हैं, लाइन एल। दूसरा तरीका क्या लिखने का, ए बी लिख दो, उसके ऊपर ऐसे लाइन का छोटा सा साइन बना दो। तो इन दो तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू है क्या, बेसिकली ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल भी क्या होती है, लाइन होती है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ समांतर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करने वाले, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग एंगल्स की। अब ध्यान देना, जब एंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रांसवर्सल की दो साइडें हैं। एक तो ये साइड है आपके पास, एक साइड तो इसके इस साइड में, जिसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट साइड, और इसको बोलेंगे हम लोग राइट साइड, ठीक। दूसरी बात, एक ये एरिया है जो कि इन दोनों लाइन के बीच का पार्ट है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर। क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीरियर। और दूसरा इस लाइन के बाहर का एरिया और इस लाइन के बाहर का एरिया, तो इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटीरियर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान देते हैं, इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, किसकी, इंटीरियर एंगल्स की। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, जैसे एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, एंगल बी हो गया, और एंगल ए हो गया। ये 4 ऐसे एंगल हैं जो कि इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अंदर बन रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है या नहीं। और दूसरा आता है आपके पास एक्सटीरियर एंगल। कौन से, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं जो इस इंटीरियर रीजन के बाहर है, ठीक है ना। जैसे आपका 1, 2 और सी और डी। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल सी और एंगल डी, ये 4 एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब देख लेते हैं, इसमें हम लोग पहला आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में बोले तो संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या होता है, जैसे आप प्रार्थना वाली लाइन में लगते हो या फिर असेंबली में खड़े होते हो, तो सबका फेस एक ही डायरेक्शन। अगर पीटी होती है तो कमांड मिलता है, उसमें अगर कोई कहता है लेफ्ट हैंड उठाने के लिए, सब लोग लेफ्ट हैंड ही उठाते हो। अगर हम लोग क्या कहते हैं कि परेड करते हैं, तो देखते हो सबके हाथ और पैर एक साथ चलते हैं, ठीक। यानी सबके करस्पॉन्डिंग हैंड और लेग जो है एक साथ वर्क करते हैं। इतनी बात समझ में आया। जैसे अगर सब ने कहा कि अपना बायां पैर उठाओ, तो सब लोग बायां पैर ही उठाते हो, और सबका बायां पैर क्या है, करस्पॉन्डिंग है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ है। तो अगर मैं यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूँ, संगत कोण की बात करता हूँ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए, ध्यान देना। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, ठीक। जैसे इस फिगर की बात करें, तो भाई एंगल 1 की बात करें, तो एंगल 1 देखो राइट साइड में बाहर की तरफ है। एंगल 1 क्या राइट साइड में है और ऊपर की तरफ है ना। तो यहां पर देखो इसी की डायरेक्शन में कौन सा एंगल है, तो इसी की डायरेक्शन में आपको मिलेगा एंगल ए, ठीक है। तो एंगल ए क्या मिल जाएगा, इसी की डायरेक्शन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये भी देखो बाहर की तरफ है और ऊपर साइड में है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में और कौन सा एंगल है, तो एंगल ए, ठीक। तो एंगल ए और एंगल 1 ये दोनों क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल ए ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह देखो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ कौन कौन सा एंगल है, तो लेफ्ट साइड ये रहा, यानी इधर जितने भी एंगल आएंगे वो सब क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक। अगर मैं यहाँ एक्सटीरियर इंटीरियर की बात कर लेता हूँ, तो लेफ्ट की भी बात कर लेता हूँ। लेफ्ट एंगल कौन कौन से हैं, तो लेफ्ट आपका ये रहा, तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल बी, एंगल सी, ये सब लेफ्ट साइड एंगल क्या है, लेफ्ट साइड के एंगल, ठीक, इस फिगर में। और वहीं दूसरी बात कर लूं मैं राइट साइड की, तो राइट साइड एंगल्स कौन कौन से हैं, तो राइट साइड यानी इधर 1, 4, 3, 1, 4 ए डी, एंगल 1, एंगल 4, एंगल ए, एंगल डी, ये सब क्या है, राइट साइड में है पी क्यू के। क्लियर है। तो एंगल ए, अब देखो जाए तो एंगल 1 क्या करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल ए है। क्यों, क्योंकि ये भी राइट साइड है और ये भी राइट साइड है। दूसरी चीज क्या है,
कि भाई ये जो है बेस लाइन के ऊपर है, ये भी बेस लाइन के ऊपर है। बेस लाइन मतलब जिन दो लाइन से मिलके बन रहा है, तो जो नीचे वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस। जैसे एंगल ए की अगर हम लोग फिगर बनाते हैं, तो ये रहा आपके पास बी, ये रहा पॉइंट एम, और ये रहा पॉइंट क्यू, ये रहा एंगल वन। ठीक, तो एंगल वन किस पर किससे किससे मिलके बन रहा है? एक तो एम क्यू रे है और दूसरी एम बी रे है। तो एम बी रे क्या है? ये आर्म क्या है? इसकी बेस है। तो ये एंगल वन बेस के ऊपर है और इधर एंगल ए भी बेस के ऊपर है। तो राइट साइड बेस के ऊपर वाले जो जो एंगल है वो सब क्या कहे जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाएंगे। जैसे वन राइट साइड में है, बेस के ऊपर है, एंगल ए राइट साइड में बेस के ऊपर है। ठीक, इसी तरीके अगर मैं एंगल टू की बात करूं, तो एंगल टू का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल टू का क्या होगा? बी। क्यों होगा भाई एंगल टू का करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल बी क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड ये भी है और बेस लाइन के ऊपर है। तो लेफ्ट साइड और बेस के ऊपर कौन सा एंगल मिल रहा है? हमको बी मिल रहा है। ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो एंगल थ्री किसके इक्वल हो जाएगा और एंगल फोर किसके इक्वल हो जाएगा? तो देखो एंगल थ्री लेफ्ट साइड है, बिल्कुल सही है, और बेस लाइन पे नीचे लटका हुआ है। तो लेफ्ट साइड बेस लाइन के नीचे कौन सा एंगल? लेफ्ट साइड बेस लाइन के नीचे एंगल है सी। तो एंगल थ्री किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। और एंगल फोर राइट साइड बेस लाइन के नीचे, तो राइट साइड बेस लाइन के नीचे एंगल कौन सा है? डी है। तो एंगल डी के इक्वल होगा। ये रहे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, अच्छा ध्यान दो, अगर मैं पूरे फिगर को रफ कर दूं और सिर्फ इसको ऐसे बनाऊं, तो एक चीज आपको नजर आएगी पूरे उसमें। जैसे ये हमने बना दिया, ठीक, दो लाइनें गई इस तरह पैरेलल काट दी। यहाँ पर बन रहा है एंगल वन और यहाँ पर बन रहा है एंगल ए। ठीक, दूसरी चीज, अगर इस एंगल को मैं हटा देता हूँ वन और टू को, तो देखो यहाँ पर बन रहा है एंगल एफ, क्या कहते हैं, फोर, और यहाँ पर नीचे बन रहा है एंगल डी। तो ध्यान से देखा जाए अगर, तो ये कुछ एफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको अगर मैं रफ कर दूं, इसको भी रफ कर दूं और इसको भी रफ कर दूं, तो ये एफ फॉर फिश, एफ वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। यानी एफ शेप में, कैसे? एफ शेप में जितने भी एंगल्स होंगे वो सब क्या कहे जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाएंगे। ठीक है, कैसे भाई? ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, बेस लाइन से नीचे लटके हुए हैं, या फिर ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, बेस लाइन से ऊपर है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? कुछ ना कुछ एफ जैसा स्ट्रक्चर आपका बनता हुआ नजर आएगा। यानी पूरे फिगर में जहां जहां एफ बनता नजर आ रहा, कैसे? एक तो ये हमने मिला है इधर से, दूसरा ये और तीसरा ये, तो यानी ये वाला एंगल क्या है? एफ बन रहा है। उल्टा कर दिया इसको तो ऊपर देखो वन और ए बन जाएगा। तो यानी एफ जैसा स्ट्रक्चर जहां भी बनेगा वहां पर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका एफ जैसा होगा। ठीक, अगला आता है आपका सेकंड, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, ऑल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। इतनी बात क्लियर है? अब देखो एकांतर कोण क्या होता है। एक ऑल्टरनेट का मतलब होता है जैसे कि हम लोग ऑल्टरनेट डेज, हम लोग क्या बात करते हैं? एकांतर, एक का अंतर। ऑल्टरनेट डेज की अगर बात करें तो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन वो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं, तो ये किसी भी एंगल को उठाएंगे तो हम देखेंगे उसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा उसको यहाँ पर क्या नाम देंगे? ऑल्टरनेट का नाम देंगे। ठीक, जैसे इसी फिगर में हम लोग देख लेते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग का आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नाम क्या आएगा? अंतः एकांतर कोण। ठीक, क्या आएगा भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख के हिलना जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, ऑल्टरनेट एंगल्स होते क्या, इसको समझो। जैसे हम लोग वन की बात करते हैं, किसकी? एंगल वन की। तो एंगल वन का जस्ट अपोजिट कौन सा है? जस्ट अपोजिट का मतलब क्या होता है?
अपोजिट का मतलब क्या है कि भाई साहब राइट का अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक। टॉप का अपोजिट क्या होगा, बॉटम होगा, है ना, ये तो होगा। टॉप का अपोजिट क्या होगा, बॉटम हो जाएगा। राइट का अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा, क्लियर। बॉटम का अपोजिट टॉप हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? तो भाई राइट का मतलब क्या है, अगर एंगल 1 की बात करते हैं तो एकदम राइट साइड में टॉप पर है ना, राइट साइड में सबसे ऊपर है एंगल 1। तो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे कौन सा है, तो ये अगर हम एंगल डी की बात कर लेते हैं, किसकी, अगर हम लोग एंगल डी की बात करते हैं, ठीक। तो एंगल डी देखो राइट साइड में है, एंगल डी कहां पर है आपका, राइट साइड में है। एंगल 1 भी क्या है, राइट साइड में है, क्लियर है। अगर एंगल 1 की बात करते हैं तो एंगल 1 कहां पर है हमारे साथ पास, राइट में और एकदम टॉप पर है, राइट में और एकदम टॉप पर। तो इसका जस्ट अपोजिट कौन होगा, वो होगा जो लेफ्ट में हो और प्लस एकदम बॉटम में हो। तो क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट मतलब इस साइड हो तो इसके अपोजिट 2 हो गया यहाँ पर लेफ्ट में। तो क्या लेफ्ट 2 बॉटम में नहीं है, 3 एकदम बॉटम में नहीं भाई साहब, इसी के जस्ट अपोजिट फर्स्ट लाइन के नीचे है, ठीक, एकदम बॉटम में नहीं है। उसी तरीके से बी की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में बट एकदम बॉटम में नहीं है, बॉटम वाली लाइन पर टॉप पर है, ठीक है ना। तो सी की बात करते हैं तो सी जो है देखो इसके अपोजिट लेफ्ट में है, ये सबसे टॉप में, तो सी सबसे बॉटम में है। तो इसका जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एंगल सी, क्लियर है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी ऑल्टरनेट एंगल की। तो ध्यान देना ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ये सब आपके आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे एंगल 1 क्या है, सॉरी एंगल 3 की बात करते हैं, क्योंकि हम अंतर एकांतर यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये चारों क्या है आपके इंटीरियर एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो भाई ये चारों जो है आपके वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल की बात करें इन चारों की, तो एंगल 3 का इंटीरियर क्या होगा, तो एंगल 3 की पोजीशन देखो, लेफ्ट साइड में फर्स्ट लाइन के बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में नहीं है, फर्स्ट लाइन के बॉटम में, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, भाई फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेकंड ले लेंगे, यानी लास्ट, लास्ट हमारे पास तो सेकंड लाइन ही है, ठीक है ना। तो एंगल 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, एंगल 3 की, तो एंगल 3 लेफ्ट साइड में है, ओके, बॉटम में है, बिल्कुल सही है। कौन सी लाइन पर है, तो एंगल 3 फर्स्ट लाइन पर है। तो इसका अपोजिट कौन आ जाएगा, कौन सा एंगल होगा, जो राइट साइड में होगा। बॉटम की जगह कहां पर होगा, टॉप पर होगा। फर्स्ट की जगह कहां होगा, सेकंड पर होगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। तो देखते हैं, लेफ्ट का मतलब राइट में, इधर है तो राइट में इस साइड होना चाहिए। अच्छा इंटीरियर की बात हो रही है, किसकी, इंटीरियर। तो अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो एंगल 1 की बात करते हैं तो ये क्या इंटीरियर है या एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर है। अगर एंगल डी के पास जाते हैं तो ये इंटीरियर है एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटीरियर कर रहे हैं, एकांतर कोण। तो इसमें अंदर की साइड कौन सा होगा, 1 3 बी ए, है ना। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, एंगल 3 का अपोजिट आ जाएगा एंगल ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो गया, एंगल ए हो गया, ठीक है। एंगल 4 की अगर बात करते हैं भाई, तो 4 की अगर हम लोग बात कर लें तो एंगल 4 कहां पर है, इंक दिख रही है नहीं दिख रही है, ठीक। एंगल 4 का अपोजिट कौन सा है, एंगल 4 की अगर बात करते हैं कहां पर है ये, तो राइट साइड में है, ठीक, फर्स्ट लाइन पर है। और फर्स्ट लाइन में कहां पर है, तो बॉटम में है। तो दूसरा जो इसका अपोजिट होगा वो कहां होगा, लेफ्ट में होगा। फर्स्ट लाइन की जगह कहां होना चाहिए उसको, सेकंड में होना चाहिए। बॉटम की जगह कहां होगा, टॉप पर होगा। तो लेफ्ट आ गया इधर, सेकंड लाइन कौन सी, ये रही सेकंड लाइन। टॉप कौन सा, ये रहा। तो पोजीशन कौन सी हो गई, बी, यानी एंगल बी क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी हो जाएगा एंगल 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब एक एंगल इधर बन रहा है, दूसरा ये। दूसरा तरीका इसको पहचानने का, जहां जेड जैसा कुछ दिखाई दे, एंगल्स इक्वल होते हैं सारे और ये जेड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर ये जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, एक एंगल इधर है तो दूसरा इधर है, तो जेड जैसा बन रहा है। दूसरा तरीका क्या है भाई, ये एक एंगल है और दूसरा एंगल
ये रहा। ये दोनों क्या है, जेड जैसा स्ट्रक्चर बना रहे, तो दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम लोग क्या काम करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का, है ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, बाह्य एकांतर कोण। ठीक, यानी जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब 1 2 सी और डी, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ये 3 4 5 6, सॉरी 3 4 ए बी, इनकी बात हम नहीं करेंगे। किसकी बात करें हम लोग, बाहर की तरफ वाले। तो ध्यान देना, जब एक्सटीरियर की बात कर रहा है तो हम इन्हीं 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे एंगल 1 की अगर हम बात करते हैं, किसकी, एंगल 1 की बात करते हैं। अच्छा ध्यान देना, अगर इसको बना रहे तो फिगर बनाना बहुत जरूरी, बिना फिगर के आप इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इतनी बात उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, तो सेकंड पार्ट हम लोग इधर कर लेते हैं इसका, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, इसी पार्ट को हम लोग आगे देखते हैं। देखो, अगर हम लोग एंगल 1 की बात करते हैं और एंगल 2 की बात करते हैं, तो इनका क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा। एंगल 1 की लोकेशन देखते हैं, ऑल्टरनेट का मतलब जस्ट उल्टा। एंगल 1 की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो एंगल 1 कहाँ है, फर्स्ट लाइन पे बन रहा है, यानी इसका अपोजिट क्या होगा, सेकेंड लाइन पे बनेगा। कहाँ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो राइट साइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड बनना चाहिए। ठीक, और कहां बन रहा है भाई, टॉप में बन रहा है, तो ये कहां बनेगा आपका, बॉटम में बनेगा। बॉटम यानी कि सबसे नीचे, टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम मतलब सबसे नीचे। ठीक है, तो भाई ऐसी जगह कौन सा, सेकेंड लाइन ये रहा। एंगल 1 राइट में है, तो एंगल 2 जो बनेगा वो क्या, सॉरी दूसरा एंगल जो बनेगा वो सेकेंड लाइन पर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा और बॉटम में रहेगा। कौन सा एंगल आ रहा है, सी। भाई ये रहा सबसे टॉप में राइट साइड, ठीक है, और फर्स्ट लाइन पर, तो इसका अपोजिट सेकेंड लाइन, लेफ्ट साइड बॉटम, तो क्या आ जाएगा, एंगल सी होगा। इसी तरह एंगल 2 की बात करते हैं, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, भाई एंगल 2 आपका लेफ्ट साइड में है, टॉप में है, फर्स्ट लाइन पर है, तो इसका अपोजिट बॉटम हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा और एंगल लाइन 2 हो जाएगा, तो यानी एंगल डी के इक्वल होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये रहा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। थर्ड पार्ट आपका आता है इसमें को इंटीरियर एंगल। क्या आता है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है सेम साइड बस आमने सामने। ठीक, जैसे सेम साइड कौन से है, जैसे एंगल 3B, ये सब क्या है, सेम साइड का मतलब क्या है, एक ही तरफ, यानी लेफ्ट में है तो लेफ्ट की बात करेंगे, राइट में है तो राइट की बात करेंगे। ठीक है, जैसे 2 3B और C, 2 3B और C, ये सब क्या है, सेम साइड है। ठीक है, तो को इंटीरियर का मतलब होता है आमने सामने। अब जैसे हम लोग एंगल 3 की बात करते हैं, ध्यान देना, को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, क्या होता है, इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, यानी इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इनका जोड़ या फिर योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। जैसे एंगल 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका को इंटीरियर एंगल कौन सा आएगा, एंगल 3 क्या नीचे की तरफ है, तो इसका जो अपोजिट होगा क्या होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, बट सेम साइड होगा। तो एंगल 3 लेफ्ट साइड है, तो इसका लेफ्ट साइड कौन सा है, या तो बी होगा या तो सी होगा, है ना। एंगल 3 की बात करें तो ये PQ के लेफ्ट साइड में है, तो को इंटीरियर क्या होगा, सेम साइड में होना चाहिए। ये अगर लेफ्ट साइड में है तो दूसरा एंगल भी कहाँ होना चाहिए, इसी साइड होना चाहिए, लेफ्ट में। तो एंगल 3 के लेफ्ट, सॉरी क्या चीज, कौन सा, डी, हाँ। तो एंगल 3 कहां पर है को इंटीरियर के लिए, भाई लेफ्ट में है, ठीक, और बॉटम में। ठीक, तो इसका अपोजिट कहां होगा, लेफ्ट में ही होगा, बट टॉप पर होगा। और दूसरी चीज, ये फर्स्ट लाइन पर बनेगा, तो ये कहां बनेगा, सेकेंड लाइन पर बनेगा। तो कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो एंगल 3 प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम क्या आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है को इंटीरियर एंगल,
इसी तरह एंगल 4 और एंगल ए, इनका सम भी क्या आएगा 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं को इंटीरियर है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ही राइट साइड में है। ए नीचे है तो इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है ए है। जैसे अगर मैं अभी खड़ा हूं आपकी तरफ तो आपका फेस मेरी तरफ है, तो हम दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। तो वैसे ही अगर हम एंगल 3 की बात करते हैं तो इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है बी, इन दोनों का सम का क्या आएगा 180 डिग्री। 4 के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है ए, 4 के सामने फेस किसका है एंगल ए का, तो ए 4 और ए की वैल्यू का सम कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। इसी तरह 2 की बात कर रहे हैं तो एंगल 2 और एंगल सी, इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, क्योंकि को एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। को एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ सेम डायरेक्शन में, तो बाहर भाई ये सब बाहर की तरफ है, इसी साइड में बाहर की तरफ एंगल है सी। इसी तरह बात कर लेते हैं एंगल 1 की, तो एंगल डी जो है इसका को एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक। इन दोनों को क्या कहेंगे को एक्सटीरियर एंगल। इतनी बात समझ में आ रही है? और ध्यान देना ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ये सब किस बेसिस पे पढ़ी है कि दो लाइनें पैरेलल है, ठीक। उम्मीद करते हैं भाई इतनी बात समझ में आपको आई होगी। और आपको एक चीज ध्यान देना इसमें कि इसी में हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाता है। वर्टिकली हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो कैसे बनता है आपका एक्स जहां बनता है वहां वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, यानी VOA शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो ये भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक, यानी कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक। जैसे ये जहां पर भी बनेगा वहां एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। जैसे यहां पर बात कर ले तो ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक्स जैसा स्ट्रक्चर कहां बन रहा है 1 और 3, ये आमने सामने के एंगल है। भाई दो लाइनें जब भी एक दूसरे काटेंगी तो एक्स बन रहा है, तो इधर एंगल 3 है और इसी के जस्ट सामने कौन सा एंगल 1 है, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट है, ठीक। और इसी तरीके से आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये चार एंगल ये सब आपस में क्या होंगे आमने सामने के एंगल, इसलिए वर्टिकली अपोजिट है। हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? ठीक, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। हालांकि लाइंस एंड एंगल्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गए, बट एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर में और फंसेंगे ऐसे जिनमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो एक पार्ट हम लोग और पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपना एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगला पढ़ लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन खाली पढ़ते हैं, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे ध्यान देना हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन से इसको समझेंगे, ठीक है, हालांकि साउंड से भी होता है। तो जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है एक मिरर है, क्या है प्लेन मिरर है, ये क्या है हमारे पास एक मिरर है जैसे दर्पण, ठीक है ना, जिस दर्पण बोलते हैं हम लोग। एक लाइट आई यहां पर टकराई इस सरफेस पर, जिस पॉइंट पे टकराई इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास है बी, ठीक है, इसको हम नाम देंगे क्या
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। आपतन बिंदु, ठीक। और ये जो रे आ रही है ए बी, ए बी क्या है, रे है, इसको हम लोग नाम देंगे रिफ्लेक्ट क्या कहते हैं, सॉरी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यानी इसका और क्या नाम होगा हिंदी में, आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन का एक रूल होता है, कहता है, रिफ्लेक्शन कहता है कि ये आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आकर के मिरर पे टकराई है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर, ये सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा, इसको हम लोग नाम देंगे नॉर्मल, इसको नाम देंगे हम लोग नॉर्मल यानी अभिलंब। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। और ध्यान देना, ये आपतित किरण इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ मिल करके एक एंगल बनाती है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग आई, रिप्रेजेंट करते हैं इसको आई से, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, आपतन कोण, ठीक है। और उसके बाद जब ये लाइट आएगी तो आपने देखा है अक्सर सर्दियों में कि जब आप छत पे बैठते हो शीशे को लेकर के या पानी में लाइट पड़ती है, उस पानी में जो भी चीज होती है उसकी इमेज दीवार पे बनती है, ठीक। तो यानी लाइट अगर यहाँ पर आके टकराएगी तो जाहिर सी बात है भाई, मिरर से टकराने के बाद ये वापस लौट जाएगी, क्योंकि मिरर को पार करके जा नहीं पाएगी, ये वापस लौट जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक। इसका नाम देते हैं हम लोग सी। ये सी बी रे है हमारे पास, इस रे को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। अब ध्यान देना, अब फिर यहां पर रिफ्लेक्शन का नियम ये कहता है कि भाई ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है यहां पर, इस एंगल का नाम होगा, इसको प्रदर्शित करेंगे हम लोग आर से, और इसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम होगा इसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर परावर्तन कोण। क्या नाम देंगे हिंदी में, परावर्तन कोण, ठीक है। तो आर को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, ठीक है। तो परावर्तन का ये नियम ये कहता है कि जो कोण आई है और ये जो कोण आर है, ये दोनों ही क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, ये परावर्तन का नियम कहता है। इस चैप्टर में हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं भाई आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आए आप कमेंट कर देना, और आप लोग की क्लास में समझने की कोशिश करना, भाई नहीं समझ में बताना, फिर रिपीट करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज यानी इस चैप्टर को एक्सरसाइज से शुरू करने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, बेसिक्स जितने थे वो सब हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो।